इसमें हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स स्ट्रेटजीज फॉर ई कॉमर्स एंड रियल एस्टेट बिजनेसेस। इसमें हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से फेसबुक एड्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सेल ले सकते हैं ई कॉमर्स बिजनेस के लिए और रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। तो हम कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको इस एक वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है आपने, थोड़ा सा भी आपने स्किप नहीं करना। जब ही आप हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी समझ पाएंगे और खुद इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए। फेसबुक एड स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले नो योर प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट की सर्विस क्या है जो आप सेल करने वाले हैं। आपको एक एक चीज़ उनके बारे में पता होनी चाहिए। अब यूँ कह लें कि आपको 101% पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस असल में है क्या, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। वैसे वो आपका है या आपके क्लाइंट का है, तो आपने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में अच्छे से जानना है, ठीक है, रिसर्च करनी है कंप्लीट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट का पता है तो आप कस्टमर भी इजीली फाइंड कर लेंगे कि असल में आपका कस्टमर है कौन, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपका आइडियल कस्टमर कौन सा है, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में पता होना चाहिए कि आपका आइडियल कस्टमर की एज क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक है। इसके अलावा उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनके ख्वाब ड्रीम्स क्या है, ठीक है। आपको हर चीज़ अपने कस्टमर के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है ना एक अच्छी कंपेन चला पाएंगे, ठीक है, जो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। तो जब आपको ये सब चीज़ें पता है तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी में मैं सबसे पहले रखूँगा टेस्ट को, ठीक है। आप कोई भी कंपेन स्टार्ट करने वाले हैं फेसबुक एड्स के अंदर या किसी भी और मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आपको सबसे पहले टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। आपको हर चीज़ का अलग अलग वेरिएबल टेस्ट करना होता है। आपकी ऑडियंस कौन सी परफेक्ट है, आपकी क्रिएटिव कौन सी परफेक्ट है, कौन सा एड डिज़ाइन बेस्ट है, कौन सी कॉपी राइटिंग बेस्ट है, आपको हर चीज़ जो है ना टेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने टेस्ट करना है आपकी बेस्ट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। तो आपने एक पूरी फेसबुक ऐड ऑडियंस रिसर्च फाइल बनानी है, जिसमें आपने हर चीज़ रखना है कि ये टारगेट ऑडियंस है, इसके इंटरेस्ट ये हैं, बिहेवियर ये होंगे, डेमोग्राफिक्स ये होगी, एज ये होगी। एक मुकम्मल फाइल बना लेनी है, ठीक है। अगर आपने नहीं जानते कि आपने फेसबुक ऐड टारगेटिंग की रिसर्च कैसे करनी है, तो हम पहले लेसन में पिछले लेसन में बता चुके हैं, ठीक है। आपको जाके देखना होगा फेसबुक ऐड टारगेटिंग रिसर्च वाली लेसन को। उसमें हमने फ्री टेम्पलेट भी दिया है ताकि आप ये सब चीज़ें रिसर्च करके उसमें जमा कर सकें। जब आपके पास ऐड टारगेटिंग की फाइल है, ठीक है, तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी ऑडियंस को टारगेट करें पहले, ठीक है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने एक ऐड सेट के अंदर एक ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी 10 ऑडियंस है तो आप 10 ऐड सेट बनाएं, ठीक है। अगर आपकी 10 ऑडियंस है तो आप 10 ऐड सेट बनाएं, ठीक है, ताकि 1 या 2 दिन के लिए उसे रन करें। जब आप 1 या 2 दिन उसे रन करेंगे उस सूरत में आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेस्ट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हैं उसके 10 ऑडियंस आपने फाइंड किए, 10 है या 20 है, जितनी भी हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप बजट के लिहाज से देख लेंगे आपको कितनी एड सेट एक साथ चलाना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपने 9 या 10 जितनी भी ऑडियंस आपने रिसर्च है उन सबको सिर्फ वन ऑडियंस को रखते हुए, सिर्फ एक ऑडियंस, ठीक है, सेम एज सेम जेंडर या जो भी है उसे सेम रखें, सिर्फ ऑडियंस चेंज करें, यानी कि इंटरेस्ट या बिहेवियर की बुनियाद पर आप ऑडियंस चेक करें। ये कोल्ड ऑडियंस है, ठीक है, तो आपने एक एक सिंपली रख देनी है जो आपकी लिहाज से फिट बैठे, ठीक है। अब जब आप सारों को एक दफ़ा रख लेंगे तो 2-3 दिन या 1 दिन 2 दिन या 3 दिन जितना आपके बजट को फिट बैठे उसके मुताबिक आप रन करें। फिर डाटा को एनालाइज करते हुए आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऑडियंस ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हैं, एड डिज़ाइन की उन बेस्ट ऑडियंस की कौन सी बेस्ट जो है ना क्रिएटिव थी जो आप बेस्ट थी, ठीक है। आप उस बेस्ट क्रिएटिव को सिलेक्ट करें, उस ऑडियंस को सिलेक्ट करें जो आपको आगे काम आएंगी, ठीक है। तो पहली चीज़ है टेस्टिंग, जिसमें आपने ऑडियंस टेस्ट करनी है, आपने एड डिज़ाइन टेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट करनी है और कॉपी राइटिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी वेरिएबल होते हैं, वो सब चीज़ें आपको टेस्ट करनी होंगी ताकि आप जो विनिंग एड सेट है वो आपको मिल जाए, यानी जिसका आपको पता हो कि ये बेस्ट ऑडियंस है, ये बेस्ट क्रिएटिव है, ये चीज़ें पता हो, उस वक्त तक आप टेस्टिंग को जारी रखें, ठीक है। टेस्टिंग फेज के बाद आता है एनालाइजिंग फेज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेस्टिंग में आपने देखना है 1 से 2 दिन कि कौन सी ऑडियंस बेस्ट चल रही है या क्रिएटिव बेस्ट है, उसको आपने सेलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। लेकिन उसे सेलेक्ट करने के लिए आपको डाटा को एनालाइज करना होगा और यकीन करें डाटा टेल्स अ स्टोरी, ठीक है। हर डाटा, हर मैट्रिक्स आपको एक कहानी सुनाती है अगर आप उसको सुनना चाहें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको चंद अहम मैट्रिक्स बताता हूँ। तो उसमें नंबर 1 पे आती है CTR,
नंबर वन से बता दिए, कोई अहमियत के हिसाब से नंबर वन नहीं बता रहा मैं, बस बताने के हिसाब से नंबर वन बता रहा हूँ। देखिए CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ कि क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि फेसबुक ने कितने लोगों को आपका ऐड दिखाया और उसमें से कितने % लोगों ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया। मिसाल के तौर पर अगर 100 बंदों ने देखा और 2 बंदों ने आपके ऐड पर क्लिक किया, तो इसका मतलब है कि 2% क्लिक थ्रू रेट आपका है, ठीक है। और ये एक अच्छा क्लिक थ्रू रेट है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ क्लिक थ्रू रेट जैसे मैंने आपको बताया, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में क्लिक थ्रू रेट की जो अच्छे या बुरे होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री में 0.5% भी एक अच्छा क्लिक थ्रू रेट होता है और कुछ इंडस्ट्री में 1% एक अच्छा क्लिक थ्रू रेट होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका क्लिक थ्रू रेट 0.5 से अबव है या 1 या उससे अबव है, तो ये आप इसे एक अच्छी CTR ही कंसिडर करें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आपका CTR हमेशा 1% से ऊपर ही रहे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ऊपर रहे। तो CTR आपको ये कहानी सुनाता है कि आपका ऐड या तो अच्छा है या फिर बुरा है, या फिर आपकी ऑडियंस अच्छी है या बुरी है। अगर आपका CTR गंदा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको या तो अपनी ऑडियंस चेंज करके चेक करनी होगी, या फिर आपको अपनी क्रिएटिव चेंज करनी होगी, यानी कि आप एनालाइज से वापस से टेस्टिंग फेज की तरफ चले जाएं अगर आपका CTR खराब है। अच्छा, उसके बाद आता है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक या CPC से हम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है, उसको हर पर क्लिक के आपको कितने पैसे फेसबुक को पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप चेक करें कि आपको क्लिक थ्रू CPC कितना पड़ रहा है, यानी कि कुछ इंडस्ट्री में हाईएस्ट CPC भी अफोर्डेबल होता है, ठीक है, और कुछ इंडस्ट्री में लोएस्ट CPC भी कभी कभार अफोर्डेबल या मुनाफे बख्श नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और, CPC अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि एवरेज से ज़्यादा हाई है इंडस्ट्री के लिहाज से, तो अब आप उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब CPC हाई होने से का मुराद है कि आपका CTR लो होगा। अगर आपका CTR लो है तो फिर यकीनन आपका CPC हाई ही होगा। अगर आप CPC को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अपने CTR को इंक्रीज करना होगा, यानी कि आपकी ऐड कॉपी या टारगेटिंग बेहतरीन से बेहतरीन होगी, तो ही आपका CPC कम से कम होगा। अच्छा, इसके अलावा भी एक और रीज़न होती है CPC इंक्रीज होने की, वो होती है आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज। अगर आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज का जो है ना कोई इशू है, कोई एरर है, या आपकी उसकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, ठीक है, तो भी आपका CPC इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका CTR अच्छा है लेकिन CPC फिर भी हाई जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे मसला है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे अपने क्लाइंट से या खुद, अगर आपको खुद का बिजनेस है तो आप अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज को या वेबसाइट के ऊपर जो भी एरर है उसे सॉल्व करें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हर मैट्रिक आपको कहानी सुनाता है, तो CPC आपको कहानी सुनाता है कि या तो आपकी ऐड क्रिएटिव या ऑडियंस खराब है, या फिर आपका वेबसाइट में कोई मसला है, अगर CPC ज़्यादा ही हाई जा रहा है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे CTR कम है बहुत ज़्यादा और इस वजह से CPC हाई है, तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट ठीक है लेकिन ऐड में मसला है। लेकिन अगर आप देखेंगे CTR भी अच्छा है उसके बावजूद भी CPC हाई है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट में कोई मसला है, ठीक है। अच्छा, ये दो मैट्रिक इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो गई। अच्छा, ई-कॉमर्स के अंदर तीसरी और सबसे अहम तीन, सबसे अहम भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा अहम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अहम या बहुत ज़्यादा अहम जो मैट्रिक है वो है ROAS, यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं और आपको उसके बदले में कितना पैसा रिटर्न में मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी होती है कि बेशक आपको CPC भी बहुत लो हो, CTR बहुत ही अच्छा हो, लेकिन उसके बावजूद आपका ROAS अगर ख़राब है, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपेन मुकम्मल बंद करने वाले हैं आप, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप अपने ROAS के ऊपर भी नज़र रखें, यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे भी नज़र रखें। ROAS अच्छा है या बुरा है, ये कैसे आप पता चला सकते हैं, या ये होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने मिसाल के तौर पर आपने $1000 लगाए, ठीक है, और अगर आपको रिटर्न में $3000 आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका जो एड स्पेंड है या आपका जो ROAS है वो है 3x, ठीक है, 3 गुना या 3x हम कहते हैं इसको, है, ठीक है। अब किसी के लिए 3x एक अच्छा ROAS होता है और किसी के लिए ये अच्छा नहीं होता। इसकी इसकी वजह यह है कि किसी का प्रॉफिट मार्जिन मिसाल के ऊपर 10% है, ठीक है। अब उसने $1000 लगाया, ठीक है, और उसको $3000 की सेल हुई। अब प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 10% था, यानी कि उसको सिर्फ $300 बचे, लेकिन वो $1000 लगा चुका है, तो उसको $700 का नुकसान हो गया, ठीक है। ये डिसाइड करना है आपने कि आपको ROAS अच्छा है या बुरा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन असल में है कितना, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कितना ROAS आपके लिए बेस्ट है। मेजोरिटी में 3x एक अच्छा ROAS होता है मेजोरिटी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। ई-कॉमर्स के मुख्य प्रोडक्ट्स में कम से कम 3x
एक अच्छा ROS माना जाता है। और मोस्टली कुछ कस्टमर्स को सिर्फ 1x ROS ही हासिल कर पाते हैं, यानी वो $1000 लगा रहे हैं तो $1000 ही वापस उन्हें मिल पाता है, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप 3x तक भी ले जाएं तो वो फिर भी आपसे खुश ही रहेंगे, लेकिन बेस्ट है कि आप जान लें कि आपके प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि ROS अच्छा है या फिर बुरा है। लेकिन आपने ये इसके ऊपर मैं यूँ कहूँगा कि गंदी नज़र रखनी है कि ROS आपका हमेशा आपके प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से ज़्यादा ही हो, कम ना हो, ठीक है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक थी। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो चौथी मैट्रिक का ताल्लुक वैसे तो फेसबुक से नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको पता हो, अपने कस्टमर से आप पूछें कि उसका कन्वर्जन रेट असल में क्या है, ठीक है। कन्वर्जन रेट एक सबसे बेस्ट मैट्रिक है, ROS से भी ज़्यादा बेस्ट मैट्रिक है अगर आपको पता हो। मिसाल के तौर पर कि अगर आप 1000 लोगों को अपने वेबसाइट के ऊपर, आपके कस्टमर की वेबसाइट पे भेज रहे हैं, ठीक है, और आपका कन्वर्जन रेट आ रहा है 1%, तो इसका मतलब है 1000 में से सिर्फ 10 लोग ही बाय करेंगे, ठीक है। अब इससे पता क्या चला आपको कि आपका CTR भी अच्छा था, CPC लो था, CTR हाई था, ठीक है, आपका ROS जो है ना ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको पता चला कि CR आपको 1% है। अब आप 1000 लोगों को भेज रहे हैं सक्सेसफुली, यानी कि आपका ऐड बेहतरीन है कि 1000 लोग जा रहे हैं एक लो बजट के अंदर, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे। कन्वर्जन का ताल्लुक वेबसाइट के ऊपर होता है, ठीक है। वो वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगता है तो बाय करते हैं, ऐड से उसका ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये कस्टमर नहीं समझ पाता, लेकिन आपको उसे समझाना होता है कि देखें कि कन्वर्जन रेट क्या है। कन्वर्जन रेट की मुराद ये होती है कि 1000 लोग अगर जा रहे हैं तो उसमें कितने परसेंट लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। बेशक वो परचेज है या लीड है, जो भी है, कितने परसेंट लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जो नॉर्मल एक अच्छा CR माना जाता है, यानी कन्वर्जन रेट माना जाता है, वो होता है 1%। नॉर्मल वर्ल्ड वाइड है 1% से 3%, ये नॉर्मल है। अगर आपको एक अच्छा स्टोर है तो आपको 1% से 3% कन्वर्जन रेट मिल रहा होता है। अगर आपको इससे भी लो है, 1% से भी लो है, तो आपको चाहिए कि आप अपने कस्टमर को ये चीज़ समझाएं कि वो अपना कन्वर्जन रेट को इंक्रीज़ करे। अगर वो आपके कन्वर्जन रेट को इंक्रीज़ कर देगा तो आपके सेम अमाउंट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा होगा, यानी कि आपका ROS बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता हो कि आपके कस्टमर का कन्वर्जन रेट असल में है क्या, ठीक है। उसके बाद पांचवी मैट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने कस्टमर से पूछें कि उसके जो हम 1000 लोग भेज रहे हैं उनका एवरेज टाइम स्पेंड कितना है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब कुछ लोगों ने क्लिक किया और फ़ौरन वापस चले गए, कुछ लोग गए और एक दो सेकंड रुक के वापस आ गए। आपको पता हो कि उसका एवरेज टाइम स्पेंड क्या है। अगर आपको एवरेज टाइम स्पेंड बकवास है तो उसका मतलब है कि वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो कस्टमर्स को रोक के रखे वहाँ पर। अगर कस्टमर वेबसाइट पर रुका ही नहीं रहेगा तो वो बाय कैसे करेगा, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर को वहाँ पर रोक के रखे, उसे बाय करने पर या एक्शन लेने पर मजबूर करे, ठीक है। तो आपको CR यानी कि कन्वर्जन रेट भी पता हो और आपका टाइम स्पेंड भी, टोटल टाइम स्पेंड भी पता हो कि कस्टमर कितना टाइम आपकी या आपके कस्टमर की वेबसाइट के ऊपर, क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो ये 5 मैट्रिक आपको पता होनी चाहिए अपने एड्स को डिसाइड करने के लिए। अच्छा, दो जो मैंने आपको बताया वो ओवरऑल रिजल्ट को डिसाइड करने के लिए है, लेकिन आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपका कौन सा ऐड या ऑडियंस बेहतर है, तो आप पहले 3 से भी ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका CTR कैसा है, CPC कैसा है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ROS कैसा है। अच्छा, इन मैट्रिक्स में मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, वो है कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि CPA। ये कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं इसे, और कॉस्ट पर एक्शन भी कहते हैं। ये कॉस्ट पर रिजल्ट भी आप कह सकते हो इसको। अब नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन काम और चीज़ एक ही है ये, यानी कि आपको अगर 1000 सेल आई है या 3 यानी कि मिसाल के तौर पर 3 आपको सेल आई है, ठीक है, तो उसको पर सेल आपको कितने रुपए पड़ रहे हैं, कॉस्ट पर क्लिक, यानी CPC तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पर सेल आप कितना पे कर रहे हैं। अगर आपको CTR पता है, आपको CPC पता है, CPA कॉस्ट पर एक्शन पता है और ROS पता है, तो इन 4 मैट्रिक को आप यूज़ करते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी ऑडियंस अच्छी है और कौन सी आपकी एड क्रिएटिव अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा ऐड क्रिएटिव के लिहाज से। जब आप ये चीज़ चेक करना चाह रहे हो कि आपकी ऐड क्रिएटिव अच्छी है या बुरी है, तो उसके लिए चंद और चीज़ें भी आप देख सकते हैं जो फेसबुक आपको अलाउ करता है, और वो है ये 3 मैट्रिक: क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्जन रैंकिंग, ठीक है। अभी 4-5 चीज़ें असल में क्या होती हैं इसमें, फेसबुक आपके एड सेट्स को, यानी कि आपके क्रिएटिव्स को, डिज़ाइन को, एड और डिस्क्रिप्शन वगैरह को, एड कॉपी को ये जज करता है और वो अपने एल्गोरिथम्स के मुताबिक बताता है यानी कि आपके एड कॉपी में या डिज़ाइन में कितना बेहतरी है या अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा क्वालिटी रैंकिंग। अब फेसबुक जज कर रहा है कि आपकी ऐड की क्वालिटी कैसी है, आपकी डिज़ाइन की और क्रिएटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके मुताबिक कुछ क्रिएटिव यहाँ पर मिसाल के तौर पर बिलो एवरेज हैं रैंकिंग के लिहाज से, क्वालिटी रैंकिंग के हिसाब से, और कुछ
जो है ना एवरेज में है, ठीक है। तो ये फेसबुक के मुताबिक है। अगर बिलो एवरेज है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी क्वालिटी पे भी जो है ना चेक करना होगा। अच्छा, कुछ के अंदर इंगेजमेंट रैंकिंग क्या होती है कि मिसाल के तौर पर कितने लोग उसके ऊपर ऐड आपको दिखाया और उस पर किसी ने लाइक किया, कमेंट किया या शेयर किया है, तो इसे इंगेजमेंट कहते हैं। तो फेसबुक ये चेक करता है कि उसमें इंगेजमेंट कैसी है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर अबव एवरेज है, जो एवरेज ओवरऑल फेसबुक के ऊपर एड्स लगाए जाते हैं उनके मुकाबले में ये जो एवरेज रिजल्ट उनको मिलता है उसके मुकाबले में ये ज़्यादा है, ठीक है। तो फेसबुक इससे मुझे पता चलता है कि आपका ऐड की क्वालिटी तो ठीक नहीं है, लेकिन आपकी जो कस्टमर है वो आपके कंटेंट से इंगेज हो रहे हैं, ठीक है। उसे लाइक कर रहे हैं, उसे कमेंट कर रहे हैं या उसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कन्वर्जन रैंकिंग। इसमें फेसबुक आपको बताता है कि इस एड सेट में यानी कि एड कॉपी में या डिज़ाइन में कन्वर्जन के चांसेस कितने हैं, ठीक है। अब वही चीज़ वो देखते हैं कि ओवरऑल फेसबुक की प्लेटफॉर्म पे जो रन किए जा रहे हैं ऐड, उसका एवरेज क्या है। अगर आपकी उस एवरेज से बिलो या नीचे होता है तो वो आपको बताता है। तो ये 4 रैंकिंग आपको बताती हैं कि आपकी ऐड कॉपी की या डिज़ाइन की क्वालिटी कैसी है, इंगेजमेंट रैंकिंग कैसी है और कन्वर्जन रैंकिंग कैसी है। ये तो था 3 आपकी कॉपी को चेक करने के लिए, और बाकी जो मैंने आपको बताया था वो आपके रिजल्ट को चेक करने के लिए। अब इन 4 5 7 को आप मिला लें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस एड सेट को आपने बंद करना है और किस एड सेट को आपने स्केल करना है, ठीक है। अब जब आप टेस्ट भी कर चुके हैं और आप एनालाइज भी कर चुके हैं डाटा, तो अब आपको पता चल गया है कि कौन सी ऑडियंस बेस्ट है और कौन सी ऑडियंस खराब है, ठीक है। जो बेस्ट ऑडियंस है अब उसको आपने ऑप्टिमाइज करना है। तो हमारा तीसरा सेक्शन है ऑप्टिमाइज का। तो तीसरे हिस्से में हमने ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और मुख्तलिफ जो है ना रिजल्ट के ऊपर आप मुख्तलिफ तौर पर एक्शन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो आपको पता चल गया कि आपने जो 10 ऑडियंस आपने चलाई थी उसमें से 6 जो है ना बेकार हैं और 3 जो है फायदेमंद है, ठीक है। अब आप उन 6 को बंद कर सकते हो, 3 को जो है ना ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यानी उनका बजट बढ़ा सकते हो या फिर आप उनके साथ कोई और चीज़ कर सकते हो। लेकिन अब इसके अंदर सवाल आता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो करने का सवाल है ये अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्रोडक्ट या सर्विस क्या है और उसके मुताबिक आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको उन 6 को बंद करना है या फिर उनको मुख्तलिफ अंदाज में ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा, अब ऑप्टिमाइज़ के लिए अब आप ये कर सकते हैं मिसाल के तौर पर कि आपकी जो 6 एड सेट खराब हैं उनको देखना है आपने कि उनका CTR क्या है। अगर उनका CTR मिसाल के तौर पर 0.5 से यानी कि 0.5% से नीचे है तो इसको आपने एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको जो ये CTR नीचे, इसका मतलब ये है कि या तो आपकी ऑडियंस ख़राब है या फिर आपका ऐड डिज़ाइन वगैरह कॉपी राइटिंग वगैरह ख़राब है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन 6 के अंदर आप अपनी कॉपी राइटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चेक करें कि अगर आपका CTR फिर भी ख़राब है तो इसका मतलब है आपकी ऑडियंस में कोई मसला है। तो फिर आप ऑडियंस चेंज करके देखें। अगर आप ऑडियंस चेंज करने से आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो फिर आप इसका मतलब था कि वो जो आपने ऑडियंस पहले टेस्ट की वो बेकार है। अब आपको पता चल गया, अब वो नेक्स्ट टाइम उस ऑडियंस को आप ट्राई नहीं करोगे। अब आपको जो बेस्ट ऑडियंस है वो मिल गई है, 3 जो पहले मिल चुकी थी और बाद में कोई ऑडियंस मिल गई आपको, तो वो भी ऑडियंस आपको मिल गई। और इस टेस्टिंग के दौरान आपको पता चल गया कि आपका मिसाल के तौर पर एक ऐड डिज़ाइन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें आप एनालाइज कर रहे हैं कि CTR और CPC और मुख्तलिफ मैट्रिक्स जो मैंने आपको पहले बताई हैं उसके मुताबिक आप डिसाइड करेंगे किसे बंद करना है और किसे चलाना है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि CTR आपको एक कहानी सुनाता है, CPC कहानी सुनाता है, तो आप उस सब चीज़ों की बुनियाद पे अंदाज़ा लगाएंगे कि मसला किस चीज़ में है, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं और उस एड सेट को मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकते हैं। अब आपको जब पता चल गया कि आपकी 3 ऑडियंस बेस्ट हैं, 3 एड सेट आपके बेस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको पता चल गया कि आपके 6 एड सेट आपके सही से काम नहीं कर रहे, या जितने भी एड सेट आपके सही से काम नहीं कर रहे आपने उन सबको जो है ना बंद कर दिया। जो आपके सही से काम कर रहे हैं अब वो आपके बचे हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये 3 आपके एड सेट हैं जो बचे हुए हैं। अब इसे आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ऑप्टिमाइजेशन के चंद मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें पहला और सबसे अहम तरीका जो मोस्टली यूज़ होता है वो है कि हम उसका बजट को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पर जो है ना डबल बजट नहीं कर देना, ठीक है। कि आपको जो बजट है उसे आपने डबल बजट कर दिया, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि आप थोड़ा सा बजट को इंक्रीज़ करें। मिसाल के तौर पर 15% बजट आप इंक्रीज़ कर दें, 20% आप बजट इंक्रीज़ कर दें। एक दिन बाद 2 दिन बाद आप उसको रिजल्ट को चेक करें, सब जो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट बताएंगे मैंने आपको, उनको देखते हुए आप अंदाज़ा लगाएं कि बजट बढ़ाना है या कम करना है। अब ये तो हो गया बजट के लिहाज से ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, उसके बाद यानी कि आप 3 में से आपको पता चला कि ये 2 बजट बढ़ाने के बावजूद भी सही काम कर रही है, तो आप उनका बजट और बढ़ा दें ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट आपको मिलता रहे। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये 3 ऑडियंस अच्छी हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो 6 ऑडियंस की एड क्रिएटिव ख़राब थी या 6, तो आप उन क्रिएटिव को आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, आप डुप्लीकेट करें और आपको उस क्रिएटिव को उसमें यूज़ कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्रिएटिव में मसला था या उन ऑडियंस में मसला था, या फिर आप उन क्रिएटिव को सिंपली इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिमाइज का तरीका ये होता है कि आपने 3 ऑडियंस आपको पता है कि ये बेस्ट परफॉर्म कर रही है, आपने इनका बजट भी बढ़ा दिया। अब इनकी ऐड क्रिएटिव में जाकर देखें कि कौन सी ऐड क्रिएटिव ज़्यादा अच्छी काम कर रही है और कौन सी लो को हाई कॉस्ट आपको यानी कि रिजल्ट दे रही है। तो जो हाई कॉस्ट ऐड क्रिएटिव दे रही है आप उसे बंद भी कर सकते हैं और उसे आप चला के भी रख सकते हैं। यानी कि आप बजट के लिहाज से भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, आप ऑडियंस के लिहाज से भी कर सकते हैं और आप ऐड क्रिएटिव या डिज़ाइन के लिहाज से भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो चौथा प्रोसेस आता है वो है स्केलिंग का। अब स्केलिंग ये होती है कि आपको पता चल गया कि ये बेस्ट से बेस्ट तरीन ऑडियंस हमारी कूल्ड ऑडियंस ये है बेस्ट, ठीक है, और ये जो ऐड क्रिएटिव था ये बेस्ट है। अब जब आपको ऑडियंस भी पता चल गई और क्रिएटिव भी पता चल गया तो अब आप वक्त आता है कि आप उन दोनों को यूज़ करते हुए स्केल करें, ठीक है। अब आपने क्या है उसे स्केल करना है, तो स्केल करने के 4-5 मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन चंद और मोस्टली यूज़ होने वाले तरीके और जो ज़्यादातर आपको नुकसान से बचाए रखते हैं वो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहला तरीका है वो ये होता है कि आपको पता चल गया कि ये 2 एड सेट हैं या फिर सिर्फ ये एक एड सेट है जो सबसे बेस्ट है, ये इसकी ऑडियंस भी बेस्ट है, इसकी क्रिएटिव भी बेस्ट है। तो अब आप क्या करें, इसको डुप्लीकेट करें, ठीक है। अब डुप्लीकेट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसी कंपेन में भी डुप्लीकेट कर सकते हैं बजट बढ़ा के। इसके अलावा आप न्यू कंपेन के अंदर भी बजट बढ़ा के ऑप्टिमाइजेशन कर सकते, स्केलिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या कहूँगा कि आपने अब आपको पता है कि आपकी ये ऑडियंस और ये एड सेट सबसे बेस्ट है, तो आप नई कंपेन बनाएं, ठीक है, और उस कंपेन को जो है आपने CBO कंपेन बनानी है। CBO कंपेन क्या होती है, कन्वर्जन बजट ऑप्टिमाइजेशन कंपेन। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप पिछले लेसन में जहाँ पर हमने कंपेन के बारे में बताया, कंपेन के एड क्रिएशन के बारे में, उसमें देख लें कि असल में CBO कंपेन होती क्या है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा CBO के बारे में बताता जाता हूँ। देखें, जैसे आप नई कंपेन बनाने लगेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांटेज कंपेन ऑप्टि बजट का, ठीक है। आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप ओवरऑल कंपेन का बजट सिलेक्ट कर रख सकते हैं, ठीक है, कि आपको ओवरऑल कंपेन का बजट क्या होगा। तो मिसाल के तौर पर आपका बजट जो भी था आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। मिसाल के तौर पर आपका 1000 पहले आप उस ऑडियंस पर रख रहे थे, तो यहाँ पर आप 5000 रख लें, 10,000 रख लें। यानी कि बजट तो खैर अपने ही देखने का आपका क्लाइंट का बजट कितना है, लेकिन एक आप अच्छी अमाउंट इस कंपेन को दे दें CBO को, ठीक है। जो भी यानी कि आपने बजट रखा है उसे आप यहाँ सेलेक्ट करें। असल में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ CBO असल में होती क्या है, CBO होती है कि इसके अंदर आप पूरे बजट जो है कंपेन को दे रहे हैं, उसमें जितने भी एड सेट होंगे। अब फेसबुक को ये यानी कि राइट्स जा रहा है कि फेसबुक देखेगा कि जो एड सेट है उनमें से कौन सा बेस्ट है, उसको ज़्यादा बजट देगा, और जो कम होगा उसको जो है ना कम से कम बजट देगा। जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा उसको बजट बढ़ा देगा, और जो कम दे रहा होगा उसके बजट को कम कर देगा। यानी कि वो ऑटो खुद ही करता रहेगा ऐसा। बाकी डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो पिछले लेसन में आप देख सकते हैं। पिछले लेसन आप एक्सप्लोर करेंगे तो मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो अब ये मैंने अपनी कंपेन बनाई, फिर में हम एड सेट लेवल पे आ जाएंगे। अब हमें पता है कि यही एड सेट, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया है, ये एड सेट आपका बेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपने इसे पब्लिश कर देना है। तो CBO कंपेन में फिर आपने क्या करना है, उसी एड सेट की 5-7 जितनी भी कॉपियाँ हैं आपने बना देनी है, ठीक है। ऑडियंस सेम है और उसकी जो है ना एड क्रिएटिव भी सेम है, उसकी हमने उसी की कंपेन है, हमने कॉपी बना दी है। अब CBO क्या करेगा, CBO देखेगा कि इनमें से बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा दे रहा है, ठीक है, उसको वो ज़्यादा बजट देगा, बाकी को कम बजट देगा। तो असल में हो क्या रहा होगा कि हमारी सेम ऑडियंस को ही बजट मिल रहा होगा, सेम क्रिएटिव को ही बजट मिल रहा होगा, लेकिन इसके अंदर भी जो एड सेट बेहतर होगा उसको ज़्यादा मिल रहा होगा और हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये एक जो है ना समझ लें स्केल करने का तरीका है। और इसके अलावा आप यही काम अपने उसी एग्जिस्टिंग कंपेन में भी कर सकते थे कि आप उसको जो है ना सारे को कॉपी बना देते, ठीक है। लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि क्योंकि हम एड सेट बजट पे होते हैं, तो आप जितना भी एक एड सेट को दे रहे हैं वो सारा बजट उस एक को ही मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बेस्ट था, उसको ज़्यादा बजट मिलना चाहिए था। CBO के अंदर वो खुद डिसाइड कर लेगा कि ये वाला बेस्ट है और उसको ज़्यादा बजट देके आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देगा। तो CBO के बारे में जितना ज़्यादा जानना चाहें तो उससे हमारे पिछले लेसन को आप देख सकते हैं। स्केलिंग का ये तरीका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। तो सबसे पहले जो है ना हमने टेस्टिंग की, उसके बाद एनालाइज किया डाटा को, फिर हमने ऑप्टिमाइज़ किया और उसके बाद स्केल किया। अब आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। यानी कि आपने स्केल किया और आपको कुछ जो है ना डाटा जो मिला आपको उससे अंदाज़ा लगाया आपने, तो आप दोबारा नई ऑडियंस नई कॉपी राइटिंग जो है ना कॉपी टेस्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज करें और स्केल ऑप्टिमाइज़ करें, उसके बाद फिर स्केल के लेवल पर आ जाए। ये रिपीट प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर रिपीट करते रहना होता है, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलती रहें और आपका जो ROS और
जो सक्सेस है वो बरकरार रह सके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपने सिंपली रिपीट करना है। तो अब हम आ जाते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ। अब आप भी सारा कुछ कर रहे हैं, आपको ट्रैफिक मिल रही है, आपको जो है ना बहुत ही अच्छे अंदाज में डाटा मिल रहा है, बेस्ट ऑडियंसेस मिल रही है, एड कॉपी मिल रहा है। अब आपने क्या करना है उसके बाद, द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी ई कॉमर्स के लिए भी और रियल स्टेट के लिए, वो भी रियल स्टेट के लिए भी, वो है रीटारगेटिंग। अब रीटारगेटिंग नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहले से मौजूद लोग हैं जिन्होंने हमारे ऐड को देखा है या हमारी वेबसाइट को विजिट किया है, हमारे पेज को विजिट किया है, हम उन्हें रीटारगेट कर रहे हैं, यानी कि हम उन्हीं लोगों को दोबारा से ऐड दिखा रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज में। ठीक है, कोई ऑफर के साथ या किसी और चीज़ के साथ, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को, सर्विस को बाय कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में रीटारगेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है ना रीटारगेटिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारी वेबसाइट के विजिटर के। जितने लोगों ने भी हमारी वेबसाइट को विजिट किया है, हम उन्हें रीटारगेट करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि विजिट तो किया लेकिन हमें परचेज नहीं हुआ, तो हमने उनको दोबारा से रिटारगेट किया, 5% 10% डिस्काउंट दिया और उन्हें बाय करने पे मजबूर किया। इसकी और भी चीज़ें तरीके हो सकते हैं, लेकिन रिटारगेटिंग के अंदर हम वेबसाइट विजिटर स्ट्रॉन्ग की पॉइंट होता है। ठीक है, कि आप वेबसाइट विजिटर को जो है ना पॉइंट करें। उसके बाद हम रिटारगेटिंग के जरिए कार्ट अबेंडमेंट को भी संभाल सकते हैं, यानी कि कोई कस्टमर आया, ठीक है, और वो यहाँ तक कि उसने अपने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में भी डाल दिया, ठीक है, लेकिन परचेज नहीं किया। अब कार्ट तक आने वाला पर्सन हॉटेस्ट ऑडियंस होती है। ठीक है, तो आपने उस कार्ट में आने वाले पर्सन को रीटारगेट किया और उससे आप सेल करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर्सन को रीटारगेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हॉट ऑडियंस है आपकी। ठीक है, तो आपके जो सेल के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो रीटारगेटिंग से आपको वो सेल जो आप गवा चुके थे वो वापस से मिल जाती है, और आपका जो ROS या सेल का होता है, वो ROI होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा रिटारगेटिंग आपको डाउन सेल में और अप सेल में मदद देती है। अब डाउन सेल ये होता है कि अब एक कस्टमर को आप 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे थे, ठीक है, वो कार्ट तक आ गया, चेकआउट तक आ गया, लेकिन वो परचेज नहीं किया उसने। ठीक है, तो अब इसकी वजह ये होती है कि हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो। तो डाउन सेल में हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट से जो एक्सपेंसिव था उससे लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हम उससे सेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव होता है, कस्टमर स्पीड में फ़ौरन बाय कर लेता है। एक वो हॉट ऑडियंस में भी लिस्ट में भी आता है हमारे, और वो लेस एक्सपेंसिव जैसी चीज़ मिलती है वो फ़ौरन बाय कर लेता है, उसके जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हम रिटारगेटिंग जरिए अपसेल भी करते हैं, और अपसेल ये होता है कि आपका जो कस्टमर ऑलरेडी कस्टमर है, यानी कि आपके वेबसाइट पर आया, उसने कोई चीज़ परचेज की, तो आप उस परचेज करने वाले पर्सन को, जो सबसे ज़्यादा होस्ट ऑडियंस की लिस्ट में आता है आपकी, उसको आप दूसरा प्रोडक्ट या दूसरी सर्विस रीसेल कर रहे हैं। ठीक है, अब उसे अपसेल कहते हैं हम। ठीक है, तो आपका ऑलरेडी कस्टमर है, वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अच्छे से जानता है, इसको आपने एक नया प्रोडक्ट या सर्विस अपसेल कर दी। ठीक है, तो उसके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए ई कॉमर्स के अंदर या रियल स्टेट के अंदर रीटारगेटिंग स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, अब रीटारगेटिंग मुख्तलिफ अंदाज में होती है, वो होती है एक कस्टम ऑडियंस के लिहाज से। अब कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं, ये मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आपको स्क्रीन पे भी उसका थंबनेल नजर आ रहा होगा। ठीक है, और आप वेबसाइट पे जाके प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं कि असली में कस्टम ऑडियंस क्या होती हैं, हम उन्हें कैसे बनाते हैं। अगर आप कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं तो आप उन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऐड के अंदर। तो आप कस्टम ऑडियंस में अपने वेबसाइट विजिटर को टारगेट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट करने वाले पर्सन को टारगेट कर सकते हैं, चेकआउट करने वाले पर्सन को टारगेट कर सकते हैं, और थैंक यू पेज वाले पर्सन को भी टारगेट कर सकते हैं, या आपके ऑलरेडी परचेजर को टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सब चीज़ों के ऑप्शन है, आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। तो आप पहले उस लेसन को कम्प्लीटली बात करें, उसके बाद कस्टम ऑडियंस बना के आप अपनी रीटारगेटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। अब रीटारगेटिंग के लिए हमने आपको बता दिया कस्टम ऑडियंस, इसके अलावा भी कस्टम ऑडियंसेस सिर्फ रीटारगेटिंग के लिए नहीं, उसके अलावा भी दूसरे डिफरेंट पर्पस के लिए भी कस्टम ऑडियंसेस इस्तेमाल में आती है। कस्टम ऑडियंस के बाद कस्टम ऑडियंसेस को हम यूज़ करते हुए लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंसेस भी अपने आप में खुद एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है ई कॉमर्स और रियल एस्टेट के लिए। लुक अलाइक ऑडियंस असल में क्या होती है, मैं सिंपल अंदाज में बताऊं तो ये आपके ऑलरेडी मौजूद कस्टमर या विजिटर के से मिलते जुलते लोग होते हैं। ठीक है, लुक अलाइक से मुराद है कि वो सिमिलर होते हैं आपके ऑलरेडी विजिटर या सब्सक्राइबर या फिर परचेजर के। आप उस कस्टम ऑडियंस को यूज करते हुए लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। उस लुक अलाइक ऑडियंस से आपको एक नई ऑडियंस मिल जाती है, जिसे आप टारगेट करके ज्यादा से ज्यादा सेल दोबारा से ले सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस की जो है ना वार्म और हॉट ऑडियंस की कैटेगरी में शामिल होता है। जो हमने पहले देखी थी टेस्टिंग फेज में,
वो थी कोल्ड ऑडियंस सारी। अब ये जो लुक लाइक ये कस्टम ऑडियंस है, ये हॉट और वार्म ऑडियंस की लिस्ट में आती है, जो जिनका जो कन्वर्जन रेट है वो कोल्ड ऑडियंस से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप टेस्टिंग फेज, एनालाइजिंग फेज और उसके बाद जो है ना ऑप्टिमाइजिंग फेज और स्केलिंग फेज के बाद अब आपके पास कस्टम ऑडियंस की भी रिकॉर्ड होता है बहुत बड़ी तादाद में, और लुक लाइक ऑडियंस का भी रिकॉर्ड होता है। उसको यूज करते हुए आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं, और लुक लाइक ऑडियंस से आप दोबारा से एक नई ऑडियंस के अंदर और एक अच्छी और बेहतर ऑडियंस के अंदर, कूल्ड ऑडियंस से ज्यादा अच्छी ऑडियंस के अंदर आप अपने ऐड को दिखा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रीटारगेटिंग, कस्टम ऑडियंसेस और लुक लाइक ऑडियंसेस, इन तीनों को आपने लाजमी यूज करना है अपने ई कॉमर्स और रियल एस्टेट के स्ट्रेटजी के तौर पर। उसके बाद हम आ जाते हैं डायनामिक कैटलॉग एड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रीटारगेटिंग के जरिए हम कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं और अपसेल कर सकते हैं। अपसेल यानी कि आप दूसरा प्रोडक्ट कोई बेच सकते हैं, या फिर अपने विजिटर को अपने प्रोडक्ट को दोबारा से दिखा के उसको सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि डायनामिक कैटलॉग सबसे बेस्ट होता है। डायनामिक क्या होता है, डायनामिक कैटलॉग एड्स क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं फेसबुक एड मास्टरी कोर्स की, उसके अंदर ये सारी जो है ना कस्टम ऑडियंसेस, लुक लाइक ऑडियंसेस और डायनामिक क्रिएटिव एड्स, इन सबको आप जाके वहां से देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हम डायनामिक कैटलॉग एड्स को यूज करते हुए रीटारगेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने एक नई कंपेन क्रिएट करनी है। सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ एड सेट में था तो मैं कंपेन लेवल में आ जाता हूँ। सिंपली आपने क्रिएट के बटन में क्लिक किया, यहाँ से आपने सेल को सिलेक्ट करा, कंटिन्यू किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि डायनामिक कैटलॉग एड्स हम रीटारगेटिंग के लिए कैसे लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से कैटलॉग के इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट जाएँ। जैसे आप एड सेट के लेवल पर आएंगे, उसके बाद आपने इसे स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इवन इफ दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, यानी कि ऐसे लोगों को ढूंढो बेशक उसने हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट किया है या नहीं किया, तो ये रीटारगेटिंग नहीं होता। इसके साथ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है रीटारगेट एड्स, इसे आपने सेलेक्ट करना है। टू पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट्स ऑन या ऑफ फेसबुक। ठीक है, यानी कि आपके या आपके प्रोडक्ट्स फेसबुक के ऊपर या फेसबुक से बाहर अगर उसने इंटरेक्ट किया है तो आप उन्हें रीटारगेट कर सकते हैं। आप कस्टम ऑडियंस के जरिए भी रीटारगेट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रीटारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूँ, डायनामिक कैटलॉग ऐड यूज कर रहा हूँ, यानी कि आपकी जितनी भी फेसबुक कैटलॉग में प्रोडक्ट होंगे 1000, 2000, 3000 जितने भी हैं उन सबको यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली नीचे आए आप, यहाँ पर 4-5 आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, व्यू या ऐड टू कार्ट बट नॉट परचेज। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसने आपके प्रोडक्ट को या तो देखा है या ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया लास्ट 14 डेज में, तो आप उसे रीटारगेट करके उसको अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट बट नॉट परचेज, यानी कि व्यू भी नहीं, जिसने ऐड टू कार्ट किया खाली उन लोगों को आपने रीटारगेट करना है, तो आप उसे उन लोगों को भी रीटारगेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपसेल का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने अपसेल को भी कर सकते हैं और आप क्रॉस सेल भी कर सकते हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने आपके आपके प्रोडक्ट को व्यू किया या ऐड टू कार्ट किया उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं, और जिसने आपके प्रोडक्ट किसी कोई ना कोई प्रोडक्ट को परचेज किया आप उसे भी टारगेट करके आपको नया प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इस चीज़ को आप ऊपर ऑलरेडी इस ऑप्शन से भी ट्राई करके आ चुके होते हैं कि जिसने ऐड टू कार्ट किया या ना किया हो या फिर व्यू किया हो आप उसको रिटारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना कस्टम कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं अपनी मर्जी का, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। प्लस आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना के भी रिटारगेटिंग कर सकते हैं, वो भी सेम ऐसे ही होती है। अब यहाँ पर जो मसला मेन होता है वो होता है कैटलॉग डायनेमिक कैटलॉग का, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। आगे हम अपने कैटलॉग को सिलेक्ट करेंगे और अपने कंपेन को लॉन्च कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैटलॉग एड्स किस तरह से रन होता है तो आप मेरे उस वीडियो को देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगी कैटलॉग ऐड किस तरह से रन होता है। बाकी रीटारगेटिंग के लिए आप इस तरीकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कस्टम ऑडियंसेस वाले तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज बताई हैं ई कॉमर्स के लिए और रियल एस्टेट के लिए। ठीक है, कि आप टेस्ट करें, उसके बाद आपने एनालाइज करना है डाटा, उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है, उसके बाद स्केल करना है। ये 4 प्रोसेस के गुजरने के बाद आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें। प्लस आपने रीटारगेटिंग की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंसेस की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा लुक लाइक ऑडियंस की स्ट्रेटजी को यूज़ करें और डायनेमिक कैटलॉग की स्ट्रेटजी को आप यूज़ करें, ताकि आपकी जो ई कॉमर्स की या रियल एस्टेट की सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। प्लस मैं यहाँ पर रियल एस्टेट की स्ट्रेटजीज़ के लिए चंद और चीज़ें भी आपको कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आप रियल एस्टेट की बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, एज बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, डेमोग्राफिक बेस कर सकते हैं और बिहेवियर बेस भी कर सकते हैं। लोकेशन वाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो आप लोकली सेल करना चाहते हैं एक खास एरिया के अंदर। ठीक है, तो आप पिन पॉइंट लगा के भी खास एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एज को देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन, यानी कि मिसाल के तौर पर आप 18 प्लस लगा रहे हैं, तो देखें 18 एक ऐसी एज होती है उसमें कोई भी पर्सन कम से कम कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बाय करने के पावर में नहीं होता। ठीक है, कि वो बाय नहीं कर सकता, तो आप ऐसे जो है ना लोगों को टारगेट करें जो बाय करने की ताकत रखते हैं। मिसाल 25 प्लस या 30 प्लस लोगों को आप टारगेट करें जिनके पास पैसा हो रियल एस्टेट को बाय करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा
आप जो है ना डेमोग्राफिक बेस पे कर सकते हैं, यानी कि हाउस होल्ड इनकम की बुनियाद पे भी कर सकते हैं। अगर आप यूएसए के अंदर है तो आप हाउस होल्ड इनकम की बुनियाद पर टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर की बुनियाद पे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम होम बायर या रिसेंटली टू लीव रिमूव सॉरी मूव, ये इस तरह के बिहेवियर आपको फेसबुक के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं रियल स्टेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि अगर आप रियल स्टेट की कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को यूज़ करें, वीडियो को यूज़ करें पिक्चर की बजाय, क्योंकि आप एक हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली वीडियो दिखानी है ताकि जो लोग हैं वो एक्चुअल में आपके प्रॉपर्टी को देख सकें कि वो असल में किस तरह से दिखती है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे अंदाज में आपके ऊपर एतमाद कर पाएंगे। इसके अलावा आप कैरोजल ऐड भी लगा सकते हैं। कैरोजल ऐड के अंदर आप क्योंकि हम 10 कार्ड डाल सकते हैं, आप मिसाल के तौर पर एक घर बेच रहे हैं तो आप मुख्तलिफ रूम्स की और आउटसाइड की हर चीज़ की पिक्चर मुख्तलिफ क्रोजल में डाल के एक मुकम्मल सीरीज से बना सकते हैं, जिसके अंदर आप सारा घर या प्रॉपर्टी कस्टमर को दिखा दें। और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल जो स्ट्रेटजी है ई कॉमर्स की वो है लाइव। आप फेसबुक लाइव को इस्तेमाल करें और लाइव अपने प्रॉपर्टी को और जो है ना लोगों को दिखाएं, ठीक है। इससे फिर जो आपका कस्टमर है उसको ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है, और वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में आपके ऊपर एतमाद कर पाएगा। अब लाइव के लिए आप फेसबुक लाइव को भी यूज़ कर सकते हैं और कोई जूम वगैरह या दूसरे किसी ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ई कॉमर्स रियल स्टेट की स्ट्रेटजीज़ में ये 4-5 आप और भी डाल लें, बाकी ऊपर वाली भी अप्लाई होंगी और इन 4-5 को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।